हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेकंड वीडियो स्टार्ट करनी है। उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब इसके समझने के लिए हमें सबसे पहले ये डायग्राम में देखना पड़ेगा कि ये जो ए है ये क्या है। ये एल्वियोलर प्रेशर है, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये कितना है? ये होता है इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर के 760 mm ऑफ Hg। और ये सी क्या है? ये एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू 760 होती है। और ये जो बी है ये क्या है? ये है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 756। इसकी वैल्यू कम इस वजह से है क्योंकि ये जो हमारे लंग्स है ना, इसकी जो इनर लेयर है ये ट्राई करेगी कि लंग्स अंदर की तरफ कोलैप्स हो, और ये जो हमारी चेस्ट वाल है ये ट्राई करती है एक्सपेंड होना। तो ये जो हमारा इंटर प्लूरल प्रेशर है ना, ये इनको बैलेंस रखता है। ये चेस्ट वाल को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने देता, और जो लंग वाल है ना उनको कोलैप्स नहीं होने देता। इसके बाद आता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इसकी वजह से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा और प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। तो जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो ये जो वॉल्यूम है लंग्स का वो बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो ये जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये भी डिक्रीज़ होगा, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद जो है ना हमारा एल्वियोलर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस फिगर में हम अगर देखें तो ये वाला जो हम पी ए, ये जो रेड लाइन है ना, ये क्या है? ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ये किसके इक्वल होती है? अगर हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर में से इंट्रा प्लूरल प्रेशर को माइनस करें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से, तो ये किसके बराबर होगी? ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर के। मतलब ये अंदर इसका प्रेशर कितना है इस फील्ड का? ये है 760 माइनस, और ये इसका कितना था? 756। तो ये ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर किसके इक्वल होगा? 4 के, 4 mm ऑफ Hg। और ये जो बी से हमें नज़र आ रहा है ये क्या है? ये है ट्रांस थोरेसिक प्रेशर। ये जो हमारी इंटरप्लूरल स्पेस है, अगर इस प्रेशर को हम माइनस करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें से, तो क्या वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू कितनी थी? 756, और इसकी कितनी थी? 760। तो वैल्यू क्या आएगी? -4। और ये जो एंड पे एक रह जाता है प्रेशर, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ये अंदर वाला ट्रांस एल्वियोलर प्रेशर है, और ये कौन सा है? एंड वाला सेंटर वाला बी वाला कौन सा है? ट्रांस थोरेसिक प्रेशर है। और जो ये एंड पे है सी वाला, ये वाली जो हमें फील नज़र आ रही है, ये कौन सा है? ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर है। अगर हम बाहर वाले प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस करें अंदर वाला प्रेशर एल्वियोलर प्रेशर, तो क्या वैल्यू आएगी? 760 माइनस 760, इट इज़ इक्वल टू 0। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम की वजह से क्या प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा? ये हमारी जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो निकला था, ट्रांस इंट्रा प्लूरल प्रेशर निकला था, इसकी वैल्यू कितनी थी? -4। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर मज़ीद ड्रॉप होता है। तो ये कहाँ तक चला जाता है? -8 तक। और एक्सपायरेशन में क्या करेगा? जब हम सांस बाहर खींचेंगे भेजेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? वो दोबारा अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा, जो क्या है? -4 है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। वेंटिलेशन क्या होता है? जब हम एयर अंदर लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं वेंटिलेट करना। मतलब एयर जब हमारी लंग फील्ड में जाती है, यह वेंटिलेशन। और परफ्यूजन क्या है? कि जो हमारा ब्लड है ना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या ऑर्गन में से जो गुजर के जा रहा है ना, और उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है या उनसे ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहा है, उसे कहते हैं परफ्यूजन। अब अगर हम अपनी लंग फील्ड में देखें तो एक हिस्सा है ऊपर वाला एपेक्स, और एक है नीचे बेस। जो वेंटिलेशन है ना, अगर तो हम लेटे हुए हैं तो जो हमारा ब्लड है ना वो इक्वली होगा एपेक्स में भी और बेस में भी। बट अगर हम खड़े हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी बेस और एपेक्स में दोनों वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, तो क्या इफेक्ट होगा? अब अगर हम खड़े हुए हैं तो बेस में, मतलब लंग की जो नीचे वाली फील्ड है उसमें
परफ्यूजन भी हाई होगी और वेंटिलेशन भी हाई होगी। और एपेक्स में इन दोनों में क्या दोनों का क्या इफेक्ट होगा, वेंटिलेशन भी लो होगी और परफ्यूजन भी लो होगी जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। और बेस पे क्या होगा, वेंटिलेशन भी हाई होगी और परफ्यूजन भी हाई होगी ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्राफ है, इसमें क्या है, जोन 1 जो हमारा एपेक्स का है उसमें परफ्यूजन जो हमें शुरू में दिखा रहे हैं वो क्या है, कम होगी ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एपेक्स ऊपर होता है बेस नीचे होता है, तो नीचे वाले हिस्से पे ग्रेविटी का ज़्यादा इफेक्ट है, इस वजह से उधर परफ्यूजन ज़्यादा होगी। और वेंटिलेशन भी ऐसे ही है, ये भी ज़्यादा होगी। पर ये जो वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशो है इस पर क्या इफेक्ट होगा, अगर हम इस फिगर में देखें इसमें वेंटिलेशन तो कम हो रही है एपेक्स में, ये देखें ना वेंटिलेशन कम हो रही है पर परफ्यूजन ज़्यादा कम हो रही है, तो वीक्यू रेशो क्या निकलेगी, ये हाई होगी क्योंकि परफ्यूजन ज़्यादा कम हो रही है। अगर हम डिवाइड करें, अगर फ़र्ज़ करें दोनों की वैल्यू है 1 इसकी है 1 इसकी है, अगर ये 1 से 0.5 पे जा रहा है और वो जा रही है परफ्यूजन जा रही है 0.2 पे, तो वैल्यू क्या आएगी, वैसे तो नॉर्मली 1/1 है ना, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आई थॉट 25। डिवाइड कर लेना, अभी मैंने डिवाइड नहीं सही से किया तो एक सेकंड निकाल ही लेते हैं। अगर ये हो रही है 0.5 और ये 0.2 तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 2.5 हो जाएगी। तो वीक्यू रेशो इंक्रीज होगी एपेक्स में। और इसी तरह बेस में क्या होगी, बेस में ऐसे ही परफ्यूजन ज़्यादा बढ़ रही है वेंटिलेशन से, तो वीक्यू रेशो डिक्रीज होगी। अब इसके बाद है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्या होता है, कि देखें जब हम एयर अंदर लेके जा रहे हैं, क्या पता एल्वियोलाई के कुछ ऐसे हिस्से हों जहाँ ब्लड ही ना पहुँच रहा हो, तो क्या वो वहाँ एक्सचेंज होंगी गैसेस, नहीं होंगी, इसे हम क्या कहेंगे, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। अगर तो एयर अंदर सही जा रही है और ब्लड की सप्लाई में मसला है, तो जो वीक्यू रेशो है वो क्या निकलेगी, लाइक अगर वेंटिलेशन ठीक है और परफ्यूजन ज़ीरो है, परफ्यूजन मतलब ब्लड नहीं जा रहा, तो वीक्यू रेशो क्या निकलेगी, ज़ीरो निकलेगी। बट अगर वेंटिलेशन ही ख़राब है, लाइक एजदमा का केस है, या कोई ऐसा है कि जिसमें एयर ही कम जा रही है अंदर, तो इसमें एयर क्या है, ज़ीरो है और परफ्यूजन ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इन्फिनिटी। 0/1 की क्या वैल्यू होती है, इन्फिनिटी होती है ना। अब उसके बाद है कि हमारी बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं गैसेस लंग्स में, ये कैसे किस किन फॉर्म में हो रही हैं। पहली है HCO3, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड होगा और ऐसे ये बाहर निकलेगा, 70 to 80% ऐसे ही होता है। और दूसरी क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ 10%। और तीसरी डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये प्लाज्मा में डिजोल्व होगी, उधर से ये फिर रेड ब्लड सेल्स में जाएगी, रेड ब्लड सेल्स से ये लंग्स के पास आएंगे और लंग्स से ये बाहर निकल जाएंगे। और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, यह हीमोग्लोबिन के साथ, इसमें मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेंज होती है ना, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया है, तो जो बाकी 3 हैं उनकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन पे बढ़ेगी या कम होगी, तो वो बढ़ेगी। अगर एक बाइंड हो गया है तो जो दूसरा है ना उसके लिए इसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, जब 2 बाइंड हो जाएंगे तो तीसरे के लिए और बढ़ जाएगी, ऐसे 3 बाइंड होंगे तो चौथे के लिए और बढ़ जाएगी। और मायोग्लोबिन, इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो ये सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हो गया आज हमारा फिजियो ख़त्म। उसके बाद अब हमने शुरू करना है, वो क्या है, मेडिसिन शुरू करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में सबसे पहला जो हमने पढ़ना है वो कौन सा है, एस्थमा है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी लंग डिजीज़ जिसमें हम सांस अंदर तो ले सकते हैं पर जब हम बाहर एक्सपायरेशन करेंगे तो हम एक्सपायरेशन नहीं कर सकते, ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमारे, मतलब म्यूकस प्लग हो जाता है या म्यूकस बिल्डअप हो जाता है एयरवेज में, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन नहीं कर सकते। इस पर क्या इफेक्ट होगा, जब एक्सपायरेशन नहीं होगी तो एयर अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, एयर ट्रैपिंग। और इसका इफेक्ट लंग्स पे क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन। और पहला टॉपिक हमारा क्या है, वो है एस्थमा। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में 3 डिजीजेज आएंगी, एक एस्थमा, एक COPD और जो तीसरी है वो है ब्रोंकिएक्टेसिस। पहला एस्थमा है। एस्थमा क्या है, रिवर्सिबल एयर ऑब्स्ट्रक्शन। एस्थमा रिवर्सिबल है और जो COPD है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। इन दोनों में ये डिफरेंस है एक तो। और कौन सी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, ब्रोंकाई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी इसमें। और
इसकी ना टू टाइप्स हैं, एक है एक्सट्रिंसिक और एक है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक एजदमा वो होता है कि जिनमें जो वजह है ना, मतलब ये ब्लॉकेज की या ऑब्स्ट्रक्शन की, वो बाहर के फैक्टर्स हों, जैसे डस्ट से किसी को एलर्जी होती है, पोलन्स है, कोई ड्रग ले रहा है जैसे बीटा ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, इनकी वजह से बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, पोलन्स या डस्ट पार्टिकल, किसी भी वजह से ये मतलब हो सकता है ना, ये एलर्जेंस हैं, ये एलर्जिक मतलब ये ट्रिगर्स हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर ही कोई मसला है जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया। ये हमारे ट्रिगर्स हो गए। अब अगर ये डस्ट या एलर्जन कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये इसके साथ कैसे डील करता है। जैसे ये एलर्जन है एंटर होगा ना हमारी बॉडी में, तो ये किसके पास जाएगा, सीधा डेंड्रिटिक सेल इन पे हमला करेंगे और साथ ये सिग्नल भेजेंगे किसको, टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर 1 सेल कन्वर्ट किस में होगा, टी हेल्पर 2 सेल में। और फिर ये क्या रिलीज करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स 2 साइटोकाइंस रिलीज करेगा। एक क्या होगा, इंटरल्यूकिन 4, और दूसरा क्या होगा, इंटरल्यूकिन 5। इसमें जो इंटरल्यूकिन 4 है ना, ये क्या करेगा, ये एसिनोफिल्स रिलीज करेगा जो क्या करेंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे, क्योंकि जब ये इन्हें किल करेंगे तो ये वहाँ बिल्डअप करेगा, म्यूकस बिल्डअप होगा जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और दूसरा क्या है, इंटरल्यूकिन 5, ये प्लाज्मा सेल है, ये प्लाज्मा सेल के पास जाएगा और क्या करेगा, आईजीई एंटीबॉडीज रिलीज करेगा जो किसको स्टिमुलेट करेगा, मास्ट सेल को। और मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन को और ल्यूकोट्राइन्स को। तो इनका क्या इफेक्ट होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करता है हिस्टामिन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, ये ब्रोंको रिलैक्सेशन करवाता है। तो जब ये इनहिबिट होगा तो ब्रोंको रिलैक्सेशन कम होगी जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। तो ये भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। एस्थमा का जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो सबसे पहले जो उसका मतलब 3 होंगे उसके ये वाले मस्ट होंगे। एक है कफ, कौन सी कफ होगी इसमें, कॉमन इसमें है वो है, ये है कफ। पहला फीचर क्या है, कफ है, और ड्राई कफ कॉमन है। और जब हम सुबह उठेंगे ना, ये उस वक़्त ज़्यादा होगी। और दूसरा क्या होगा, ब्रीथलेसनेस, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इसे। और तीसरा वीजिंग, मतलब जब वो सांस लेगा ना और जो बाहर भेजेगा तो क्या होगा, सीटी की आवाज़ आएगी। और चेस्ट टाइटनेस, छाती पे दबाव महसूस होगा उसे। अब उसके बाद अगर हमारे पास पेशेंट आया है इन फीचर्स के साथ, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे सबसे पहले, तो वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या इसका दूसरा नेम क्या है, स्पायरोमेट्री। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक क्या है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और दूसरी कौन सी है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, और तीसरी इनकी रेशो। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो होता है कि जब हम पेशेंट को कहेंगे कि आप फुल इंस्पायरेशन करें, फुल सांस अंदर को खींचें, और फिर स्पायरोमीटर में ना उसका पाइप उसके मुंह में अटैच करके उसे कहेंगे कि आप ज़ोर से एयर को बाहर भेजें। तो जो एक्सपायरेशन फर्स्ट सेकंड में होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और फिर वो 6 सेकंड तक लगातार एयर बाहर भेजता रहेगा, और उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। जो 9 साल से बड़ा होगा ना कोई, उसे हम 6 सेकंड के लिए कहेंगे। अगर 9 साल से कम उम्र का कोई आया है तो उसे हम 3 सेकंड के लिए कहेंगे। तो नॉर्मल कितनी इसकी वैल्यू होती है, वो है मोर देन 80% दोनों की। बट अगर किसी केस में फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम लेस देन 80 है तो वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब अंदर। और ये किन चीज़ों में होती है, कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में होती है। ऐसे ही अगर हम रेशो निकालेंगे तो इसमें रेशो कितनी होगी, लेस देन 70% होगी। जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा ना कि ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज तो कंफर्म हो गई है, फिर आगे इसकी टाइप्स हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एस्थमा भी आता है, सीओपीडी भी आता है, और तीसरा ब्रोंकिएक्टेसिस भी आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इनसे मतलब डिफ्रेंशिएट भी तो करना है। तो उसके बाद हम देंगे पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट 200 ml देंगे एल्ब्यूट्रोल का। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बढ़ जाए, मतलब ग्रेटर देन 12%, अगर फर्ज करें पहले था 65 तो भर के हो जाए 77 तक चला जाए, तो ये क्या कंफर्म करेगा, ये एस्थमा कंफर्म करेगा।
क्योंकि ये रिवर्सिबल है ना, तो जब हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे तो ये इंसान ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से FEV है जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगा। तो ये कंफर्म क्या हो जाएगा कि इस पेशेंट को एस्थमा है। उसके अलावा दूसरा टेस्ट कौन सा हम कर सकते हैं, वो है मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। इसमें हम 20 माइक्रोग्राम मेथाकोलिन देंगे और अगर तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ग्रेटर देन 20% डिक्रीज हो जाए तो ये क्या कंफर्म करेगा, एस्थमा को कंफर्म करेगा। और तीसरा हम क्या करेंगे, DLCO। ये क्या होता है, डिफ्यूज्ड लंग कैपेसिटी टू ट्रांसफर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर भी जा रही है, सही उसे ट्रांसफर कर सकता है, ब्लड में जा रहा है, तो ये एस्थमा का केस है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये फिर कौन सा होगा, एम्फेसीमा का। और अगर ये 12% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा तो ये कौन सा केस होगा, COPD का। इसके बाद और कौन से टेस्ट कर सकते हैं, और CBC कर सकते हैं जिसमें हम एसिनोफिल्स दे सकते हैं कि एसिनोफिल्स ज़्यादा तो नहीं हुए हुए। और क्या कर सकते हैं, IgE एंटीबॉडीज़ बड़ी तो नहीं हुई बंदे में। और तीसरा कौन सा है, पल्मोनरी एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। अगर तो ये लेस देन 40% है तो ये क्या शो कर रहा है, स्वीयर एस्थमा अटैक को शो कर रहा है। तो तीसरा टेस्ट हम ये कर सकते हैं। अब इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। अब हम एस्थमा को ट्रीट कैसे करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके स्टेप्स हैं ना। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर तो किसी को ऐसा पेशेंट है जिसको इतने सिम्टम्स नहीं है, कि पूरा महीना है उसमें सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि उसे एस्थमा का अटैक हुआ है। और दूसरा स्टेप कौन सा है, जिसे कम सिम्टम्स आते हैं पर एक हफ्ते में 4 से 5 मरतबा एस्थमा का अटैक हो जाता है। और स्टेप 3 कौन सा है, स्टेप 3 ये है कि ऐसा पेशेंट है जिसे तकरीबन दिन में एक दफ़ा तो लाजमी हो जाता है, और रात को एक हफ्ते में एक दफ़ा रात को भी उसे ये अटैक होता है। और स्टेप 4 में कौन से आएंगे, स्टेप 4 में वो आएंगे कि जिसमें ना पेशेंट को वो चल रहा है तब भी हो सकता है, कोई काम कर रहा है, मतलब तकरीबन पूरा दिन ही उसे अस्थमा का अटैक रहता है। और उसके अलावा रात के टाइम भी कॉमन उसे अस्थमा का अटैक होता रहता है, एक से ज़्यादा मरतबा। मतलब अगर एक हफ्ते में स्टेप 3 में लेस देन 1 था तो स्टेप 4 में मोर देन 1 होगा। अब स्टेप 1 का ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें एक तो ट्रीटमेंट जो न्यू गाइडलाइन है वो ये है। अब ट्रीटमेंट ये है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस फॉर्मेट्रोल देंगे। और स्टेप 2 का भी सेम यही ट्रीटमेंट है, बट पहले जो हम यूज़ करते थे वो क्या था, साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में क्या देंगे, साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये प्रीवियस है गाइडलाइन और ये न्यू गाइडलाइन है जो ऊपर है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या देंगे, स्टेप 3 में अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे ना। इसमें क्या देंगे, लो डोज या मेंटेनेंस डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। और अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा तो हम स्टेप 4 पे शिफ्ट होंगे। इसमें क्या है, मीडियम या फिर हाई डोज देंगे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और लाबा की। और एंड पे है स्टेप 5। अगर इन सब से आराम नहीं आ रहा तो हम लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एगोनिस्ट देंगे, उसके साथ साथ क्या देंगे, एंटी इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और एंटी IgE ये देंगे ड्रग्स। और कौन सी देंगे, और इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे जो मेडिकेशंस हैं, हम कौन कौन सी मेडिकेशंस देते हैं, एक तो है एल्ब्यूट्रोल। ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाएंगे। उसके बाद है दूसरा स्टीरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और ये कौन सा है, थायोफिलिन। ये क्या है, लिकोट्राइन को ये ब्लॉक करते हैं, पर ये आजकल ये यूज़ नहीं हो रहे, तो न्यू गाइडलाइन में ये अब यूज़ नहीं हो रहे। और क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। और अगर मतलब स्वीयर केस है, स्वीयर अटैक आया है, हमने पहले उसे ऑक्सीजन दी है, उसके बाद हमने उसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दिया है। अगर इसकी वजह इस पे भी आराम नहीं आ रहा तो हम उसे स्टीरॉइड्स देंगे। अगर स्टीरॉइड पे भी आराम नहीं आ रहा तो हम क्या देंगे, IV मैग्नीशियम देंगे, क्योंकि ये भी ब्रोंकोडाइलेशन करती है। उसके बाद क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे, ये भी ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्यूट एस्थमा अटैक। इसमें यह होता है कि पेशेंट को यकदम स्वीयर सिम्टम्स आ गए हैं एस्थमा के, जिसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, मतलब रेस्पिरेटरी मसल्स थक जाएंगे, जिसकी वजह से बंदा एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें साइनोसिस होगी, मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो ब्लूइश कलर ऑफ बॉडी।
उसके बाद ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम होगा, ये ज़्यादा होगा, एरिथमिया भी हो सकता है। उसके बाद हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन और टेकिपनिया। उसके बाद इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे हम, पल्मोनरी एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। और दूसरा क्या है, अगर तो ये लेस देन 40% होगा तो ये सीवियर एस्थमा अटैक होगा। और दूसरा क्या, ए बी चीज़ करेंगे टू सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट वो मैंने अभी आपसे बात किया, सबसे पहले हम देंगे ऑक्सीजन ब्रोंकोडाइलेटर, उसके बाद सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देंगे। अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा तो आईवी मैग्नीशियम देंगे, और अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा तो इंट्यूबेट करके आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे पेशेंट को। अब इसके बाद जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो कौन सा है, वो है सीओपीडी का टॉपिक। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये है इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। जो एस्थमा था वो था रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। सीओपीडी क्या है, इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। अब कौन सी चीज़ें हैं जो सीओपीडी करवा सकती हैं, मतलब रिस्क फैक्टर है फॉर सीओपीडी। तो इसमें टू मोस्ट कॉमन है, एक है स्मोकिंग, जो हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। एक कौन सी है, वो है स्मोकिंग। ये क्या करवाएगी, ये करवा सकती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और दूसरी कौन सी है, वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये क्या करवाएगी, एम्फेसीमा। ये क्या है, दोनों ये टाइप्स ऑफ सीओपीडी हैं, एम्फेसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन से सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, तो हम कहेंगे कि इससे सीओपीडी है। तो ये हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। एक क्या होगा, पहला कफ, खांसी करेगा। कौन सी खांसी करेगा, एस्थमा में हमने कहा था कि मोस्ट कॉमन जो होता है ना, ड्राई कफ होती है उसमें। तो इसमें क्या है, प्रोडक्टिव कफ है। उसके बाद दूसरा क्या सिम्टम होगा, वेट लॉस होगा पेशेंट में। तीसरा डिजनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। और उसके बाद एक्सपायरेटरी फेज है ना जो, वो बढ़ जाएगा, एक्सपायरेटरी फेज बढ़ जाएगा। उसके बाद जो ब्रेथ साउंड हम इसमें हेयर करेंगे वो कौन सी होगी, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होगी। और वो किस केस में होगी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले केस में होगी। एम्फेसीमा में एब्सेंट चेस्ट होती है, मतलब कोई साउंड हमें सुनाई नहीं देती। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सीओपीडी। इसकी अब टू टाइप्स हैं, एक कौन सी है, एम्फेसीमा, और दूसरी कौन सी है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फेसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, अगर किसी को परसिस्टेंट कफ है, कौन सी कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, मतलब जिसमें स्पूटम प्रोड्यूस होता है फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ, और पिछले 2 साल से ऐसे ही हो रहा है। मतलब परसिस्टेंट कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन फॉर मोर देन 3 मंथ्स एंड फॉर 2 प्रीवियस ईयर्स। तो ये क्या होगा, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस होगा। उसके बाद जो हमने दूसरा पढ़ा है वो कौन सा है, वो है एम्फेसीमा। एम्फेसीमा में क्या होता है, एम्फेसीमा में परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है एयर स्पेसिस की। कौन सी एयर स्पेसिस की, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आती हैं। तो वो कौन सी स्पेसिस हैं जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आती हैं, वो है रेस्पिरेटरी जोन की। उसमें कौन कौन सी थी, एक थी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद कौन सी थी, एल्वियोलाई। अब एम्फेसीमा आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है। पहली कौन सी है, पहली है सेंट्री एसिनार और दूसरी है पैन एसिनार। जो सेंट्री एसिनार है ना, ये अपर लोब्स को अफेक्ट करेगी ज़्यादा, ये अपर लोब्स को अफेक्ट करेगी। और ये जो है दूसरी पैन एसिनार, ये लोअर लोब्स को अफेक्ट करेगी, ये लोअर लोब्स को अफेक्ट करेगी, और ये अपर लोब को अफेक्ट करेगी। अब ये जो है ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, इसे हम कहेंगे ब्लू ब्लोटर। और एम्फेसीमा के जो पेशेंट है ना, उन्हें हम कहेंगे पिंक पफर। अब ये हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं ना, उनमें एक और फीचर है, उनमें साइनोसिस होगी, मतलब ब्लूइश कलर ऑफ स्किन। अब इसके और कौन कौन सी वो होंगी सिम्टम्स होंगे, एक तो ये जो पेशेंट होगा वो ओवरवेट होगा, और इस केस में एम्फेसीमा में क्या होगा, थिन होगा पेशेंट। और जो होगा ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें जो हमारी हीमोग्लोबिन होगी वो बढ़ी होगी, हीमोग्लोबिन हाई होगी। और क्या होगा, एडिमा होगा। इसके अलावा ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होगी, मतलब वीजिंग का मतलब है कि जब वो सांस बाहर भेजेगा ना, एक्सपायरेशन करेगा, तो सीटी की आवाज़ सुनाई देगी। और जबकि एम्फेसीमा में क्या है, क्वाइट चेस्ट होगी, मतलब कोई भी ब्रेथ साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। और अब इनमें एक्सरे पे कौन कौन सा डिफ्रेंशिएट मतलब कैसे करेंगे हम इसे,
जो होगा ना एम्फेसीमा का केस, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होगी और क्या होगा, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम होगा। ये अब किसके फीचर्स हैं, ये एम्फेसीमा के फीचर्स हैं। अब है डायग्नोसिस ऑफ COPD। तो जैसे ही पेशेंट आएगा सबसे पहले तो हमें सिम्टम्स वो बताएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का दूसरा नेम क्या है, स्पायरोमेट्री। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है कि नहीं है। ये हमने ऊपर एस्थमा में भी पढ़ा है कि अगर FEV ओवर FVC रेशियो लेस देन 70% हो तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन को शो कर रहा है। अगर 75% से अबव हो तो क्या है, रेस्ट्रिक्शन को शो कर रहा है। अगर तो ये 70% से कम आ रहा है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। अब हम इसे एस्थमा से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं। उसके बाद हमारे पास ये एस्थमा में भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें भी PFT की जो वैल्यू है FEV ओवर FVC रेशो 70% से कम आती है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। जब हम ये देंगे, एस्थमा में क्या था कि जो हमारा है था ना FEV फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो ग्रेटर देन 12% बढ़ जाता था, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें बढ़ेगा पर लेस देन 12% रहेगा। अगर लेस देन 12% बढ़ेगा तो क्या होगा, COPD होगा। अब COPD में भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक एम्फेसीमा है और दूसरी कौन सी है, दूसरी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए है डिफ्यूज्ड लंग कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें यह है कि जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो कम मतलब बाहर ब्लड में भेजेगा, वो कौन सा केस है, वो है एम्फेसीमा का। और जिसमें नॉर्मल या हाई होगी वो कौन सा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। ऐसे ये हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि जो COPD है ना, इसमें टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम ये बढ़ जाती हैं। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसके अलावा हम और कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें एक तो हम CBC करवाएंगे। CBC में हीमोग्लोबिन किस में बढ़ता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। उसके बाद क्या करवाएंगे, ECG करवाएंगे कि कहीं लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रोफी तो नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट तो नहीं है। ये किसके लिए होता है, अगर फ़र्ज़ करें किसी को पल्मोनरी एडीमा है तो एक कोज ये भी हो सकती है। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। COPD में हमने पढ़ा था कि एम्फेसीमा में क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं। इनका क्या मतलब है कि इनमें एयर ट्रैप हो जाती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, डायाफ्राम है ना, उसकी फ्लैटनिंग हो जाती है, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम। अब इसका हमें कैसे पता लगेगा कि फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम है। ये जो हमारा एंगल है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल और इसे कहते हैं कोस्टोकार्डिक एंगल। तो ये जो हमारा बॉर्डर होगा ना लंग्स का, ये जो एंड वाला एंगल है, इधर से लेके हम इधर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और इसके दरमियान में जो हमें ये वाली स्पेस नज़र आ रही है ना, इसका हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर तो ये लेस देन 1.5 आ रहा है तो ये क्या है, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम। ये किस में कॉमन है, एम्फेसीमा में कॉमन है। इसके बाद इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पेशेंट की है ना जो ये वाला डायामीटर, ये नॉर्मल केस है, इसमें देखें डायामीटर बढ़ गया है, इसे हम क्या कहते हैं, बैरल चेस्ट। तो ये किस में होता है, हाइपर इन्फ्लेशन से बैरल चेस्ट बनती है ना, तो ये किस में होगा, एम्फेसीमा में होगा। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके ट्रीट कैसे करेंगे। COPD का जो सही ट्रीटमेंट है ना वो यही है कि स्मोकिंग छोड़नी होगी और ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हम लो कंसंट्रेशन में देंगे। अगर तो एक्यूट अटैक हुआ COPD का तो हम हाई कंसंट्रेशन देते हैं ना, एस्थमा में या कोई और अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसमें भी हाई कंसंट्रेशन देते हैं। पर COPD में हम लो कंसंट्रेशन से शुरू करेंगे, कितनी, 22 to 24%, क्योंकि इसमें सिर्फ यही ये अगर हम इसको हाई कंसंट्रेशन में देंगे तो रेस्पिरेटरी ड्राइव ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है, क्योंकि एक यही रेस्पिरेटरी ड्राइव ही बंदे को ज़िंदा रख रही होती है उस टाइम पे।
उसके बाद है कि और कौन सी ड्रग्स देंगे। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ये वाली ड्रग्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ये क्या करवाएंगे दोनों, सामा साबा, और ये आगे है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एगोनिस्ट। ये सारे क्या हैं, ये हैं ब्रोंको डायलेटर्स। और इसके बाद है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्या करेंगे, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। और प्रोस्टाग्लैंडिन E4 क्या करेगा, ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इसके बाद हमने पढ़ा है कि एक्यूट अटैक हो अगर किसी को COPD का, इसमें है कि यकदम उसको COPD के सिम्टम्स आए हैं, उसके साथ उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, जिसमें टेकिपनिया पल्सस पैराडॉक्सिस, मतलब कि जब बंदा खड़ा होता है तो इसका जो ब्लड प्रेशर है 10 mm ऑफ Hg से ड्रॉप कर जाता है, ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है यकदम। और क्या है, सियानोसिस होगी, मतलब ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, मतलब ब्लड में खून में वो कम जा रही है, ऑक्सीजन कम जा रही है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। जो इनिशियल ऑक्सीजन हम देंगे कितनी देंगे, 20 to 24%। और हमारा टारगेट क्या होगा, जो आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना हो, 60 से अबव हो, और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो, 88 to 92%। अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो हम इसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर्स और स्टेरॉइड्स देंगे। ये हो गया हमारा COPD का टॉपिक। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें ऑक्सीजन 20 to 24% ही क्यों देते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं देते। क्योंकि इसमें जो है ना एसेसरी मसल्स यूज़ हो रही हैं, विच लीड्स टू व्हाट, हाइपर कैप्निया। नॉर्मली क्या होता है कि जब लंग्स जा रहे होते हैं ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फेलियर की तरफ, तो क्या होता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, टेकिपनिया, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम एक्सहेल करते हैं। लेकिन जब हमारे मसल्स थक जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सहेल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये अंदर ही रह जाता है। तो जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाइपर कैप्निया होता है, और इसके साथ ऑक्सीजन की तो पहले ही कमी है, हाइपोक्सी है। तो अगर इस केस में हम क्या करेंगे, अगर जल्दी से हम हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे देंगे ना, तो ये वाला काम तो ठीक हो जाएगा। पर जो मेन ड्राइव है ना, जो इंसान को ज़िंदा रखे हुए है, वो ये है कि हाइपर कैप्निया है। हमने आहिस्ता आहिस्ता सोल्व करना है। हाइपर कैप्निया वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन देंगे ना, ऑक्सीजन तो पूरी हो जाएगी, पर हाइपर कैप्निया वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन को नॉर्मल करेंगे, और ये हमारा टारगेट होगा। इसके साथ ये जो हाइपर कैप्निया है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस अगर हम ज़्यादा देंगे तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये इंक्रीज़ करेगा मोर्टेलिटी रेट को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, वो है ब्रोंकिएक्टेसिस का। ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स है ना, उनकी डायलेशन हो जाएगी, और जो उनकी वाल होगी ना, उनकी क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी। ये वाल अंदर से थिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें म्यूकस अंदर ही इधर ही फंस जाएगा, तो म्यूकस प्लगिंग होगी, जिसकी वजह से ये वाल थिक हो जाएगी और ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से एयर बाहर नहीं निकल पाएगी, और हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब इसकी कोजेज़ क्या हो सकती हैं, हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि जो हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स है ना, इनमें क्या होती है, सिलिएटेड एपिथेलियल होती है। सीलिया का क्या काम होता है, ये म्यूकस को एपिग्लोटिस तक लाता है, फिर हम या तो उसे बाहर निकाल देते हैं या आगे निगल लेते हैं, तो वो स्टोमक में चला जाता है ना। पर अगर इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम है ना, इसमें जो सीलिया है ना, ये वर्क ही नहीं करता। तो जब ये वर्क नहीं करता, मतलब इमोटाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से म्यूकस एपिग्लोटिस तक नहीं जाएगा, और वहीं प्लगिंग हो जाएगी उसकी, मतलब वहीं वो फंस जाएगा, या जहाँ वो होगा वहाँ से वो ब्लॉक कर देगा एयरवेज को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। दूसरी इसकी मेन कॉज क्या है, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें ये कौन सा, ये जेनेटिक डिजीज़ है, क्रोमोसोम नंबर 7 की। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे है ना बॉडी, उसमें जो हमारी स्वेटिंग है, उसमें पसीने में साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। और इसके अलावा और कौन सी कोजेज़ हो सकती हैं इसकी, ऑटोइम्यून कोजेज़ हैं। उसमें कौन सी होगी, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस और सेप्टिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। और इन्फेक्शंस होंगे कुछ, उनमें एक टीबी है, और दूसरा कौन सा है, निमोनिया। इसकी अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक तो इसमें क्या होगा, क्रोनिक कफ होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी इसमें भी, क्योंकि स्पूटम होगा बहुत ज़्यादा प्लग इन, तो प्रोडक्टिव कफ होगी। और क्या होगा उसके साथ,
हिमोप्टिसिस होगी, ब्लड आएगा, मुंह से ब्लड भी आएगा, और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और कोर्स क्रैकल साउंड हमें सुनाई देगी चेस्ट में। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें सीओपीडी तो उसमें क्या था, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड थी, इसमें क्या है, कोर्स क्रैकल्स हमें सुनाई देंगे, खड़खड़ाहट वाली, जब वो सांस लेगा ना ऐसे जैसे खड़खड़ाहट वाली आवाज़ आएगी। और हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ होगी उसकी, मुंह से बदबू आएगी, और जो म्यूकस होगा ना, जो स्पूटम होगा, उसकी स्मेल भी बुरी होगी, फोल स्मेलिंग म्यूकस। और वेट लॉस होगा इसमें। डायग्नोसिस सेम, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आएगा, उसके बाद पहले हम रूल आउट करेंगे सीओपीडी और एस्थमा को। वो क्या करेंगे, जब हम साबा देंगे तो हमें रूल आउट हो जाएगा कि एस्थमा या सीओपीडी नहीं है, क्योंकि उन केसेस में क्या होता है कि रिकवरी हो जाती है। सीओपीडी में लेस दैन 12% इंक्रीज़ होगा एफईवी, और एस्थमा में ग्रेटर दैन 12% होगा। जब ये दोनों रूल आउट होंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, और उसमें हमें क्या नज़र आएगा, अगर ट्रैम ट्रैकिंग, मतलब ये जो हमें ये वाली लाइनें नज़र आ रही हैं वाइट कलर की, ये क्या है, ये म्यूकस बिल्डअप हुआ है ना, तो ये वाइट कलर में इस वजह से क्योंकि फ्लूइड जो है ना चेस्ट एक्सरे में, कोई भी फ्लूइड है वो या पस है वो किस में, वो वाइट कलर में नज़र आती है। और इसके अलावा हम जब सीटी कराएंगे ना चेस्ट का, उसमें क्या हमें नज़र आएगा, थिक ब्रोंकियल वाल। इसका अब ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये है, एक तो हम इसमें क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे इन्फेक्शन है कोई भी टीबी का है, या फिर उसके अलावा उसमें टीबी में तो हम देंगे एंटी टीबी ड्रग्स, और अगर निमोनिया है उसमें एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा स्टीरॉइड्स देंगे, ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। और इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा करेंगे चेस्ट फिजियोथेरापी, जो मतलब म्यूकस अंदर प्लग इन हुआ है उसे हम बाहर निकालेंगे, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसमें। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये क्या है, अगर कोई भी लंग इंजरी है ड्यू टू एनी रीज़न, कौन सी रीजन हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ये अगर हम ट्रिगर्स देखें तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है निमोनिया का, या मोस्ट कॉमन क्या है, सेप्सिस। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और बैक्टीरिया ब्लड में मूव कर गया है और डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज कर रहा है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, लंग्स के पास आता है, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियमिया, तो उस केस में क्या होगा, सेप्सिस होगा, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। और उसके अलावा कोई चीज़ हमने खाई है और वो लंग्स में चली गई है, वो एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, कोई टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी हो सकता है ना। उसके अलावा ट्रोमा और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इनकी वजह से क्या होगा, कोई भी लंग इंजरी हुई है तो ये क्या करेंगे, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। ये अब आगे हमने लंग इंजरी हुई है, इन्होंने साइटोकाइंस रिलीज़ हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये जाते हैं एल्वियोलाई के जो इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ना, उनकी एंडोथीलियम को डैमेज करते हैं, और एल्वियोलाई की एपिथीलियम को डैमेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो वेसल्स हैं उनमें से प्रोटीन एस्केप होता है, जब प्रोटीन निकल जाता है, एल्ब्यूमिन निकल जाता है, तो क्या होता है, जो ब्लड है वो बाहर लीक होना शुरू हो जाता है, मतलब जो वाटर है वो बाहर लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एडीमा होता है, पल्मोनरी एडीमा। तो ये क्या करवाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में पल्मोनरी एडीमा होता है। और इसमें इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो ये एक तो एक्यूट ऑनसेट होता है, मतलब लेस देन या विद इन ए 1 वीक। और उसके बाद हमारी जो चेस्ट है, एक्सरे पे अगर हम देखें तो दोनों तरफ बाइलेटरल इनफिल्ट्रेट, मतलब दोनों तरफ इन्फेक्शन के वाइट जो होते हैं ना, जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ है ब्रोंकिएक्टेसिस में देखा है हमने, इन्फेक्शंस के ट्रैक अपीयरेंस होती है, इसमें भी ऐसे ही कंसोलिडेशन, बाइलेटरल कंसोलिडेशन होती है। इसके बाद क्या है, पल्मोनरी एडीमा होता है और हाइपोक्सीमिया होता है, मतलब ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन कम जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अंडरलाइन कॉज है, अगर कोई भी जैसे निमोनिया है उसको वो कॉज है उसे ट्रीट करें, सेप्सिस है जिस बैक्टीरिया की वजह से हुई है उसे वो कॉज है तो उसे ट्रीट करें, एस्पायरेशन जो चीज़ हमने अंदर निकली है उसे बाहर निकाल लें, मतलब ऐसे इसका ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका। इसके अलावा हम इसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, कैसे देंगे, सीपैप वेंटिलेशन के ज़रिए, 40 to 60% ऑक्सीजन, ये क्या है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। और अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है, जब हमारे जो है ना रेस्पिरेशन में लंग्स हैं वो इस काबिल नहीं रहते कि जो
ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए, उसे डिलीवर कर सकें। फेलियर ऑफ पल्मोनरी गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉर्मल आर्टीरियल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में ये होता है कि ऑक्सीजन तो कम होती है, पर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो नॉर्मल होती है या लो होती है। पर अगर हम देखें टाइप 2 में हाइपर कैप्निया होगा। हाइपोक्सिया के साथ क्या होगा? हाइपर कैप्निया होगा। अब इसकी कोज क्या है? इसका तो है कि लंग फेलियर है, लंग्स में ही कोई मसला है। लंग्स में मसला है मतलब कोई ऐसी कोज हो सकती है जो लंग्स को अफेक्ट कर रही है। जैसे कौन कौन सी कोज है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। इसकी कौन कौन सी कोजेज अभी मैंने पढ़ी हैं? एक सेप्सिस है, कोई निमोनिया, कोई इन्फेक्शन है जो डायरेक्टली जाके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, इनके जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो रहे हैं। और क्या है? एस्थमा, एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा, पल्मोनरी एडीमा, एम्बोलिज्म और न्यूमोथोरैक्स। अब इसके बाद है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है? वेंटिलेशन फेलियर होता है। मतलब वेंटिलेशन फेलियर क्या है? एयर अंदर कम जा रही है, मतलब परफ्यूजन ठीक है, एयर अंदर कम जा रही है। कौन सा केस हो सकता है? सीओपीडी का केस हो सकता है। इसमें कौन कौन से दो आते हैं? एम्फेसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और क्या हो सकता है? अपर एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन। कोई चीज़ सांस वाली नाली में अगर फंस जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी 2 फेलियर हो सकता है। अब इसकी साइंस एंड सिम्टम्स, अगर कोई पेशेंट आया उसे कौन सी साइंस आ रहे होंगे? एक है डिजनिया, शोरनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वो कोशिश कर रहा होगा सांस लेने की। रेस्पिरेटरी 2 फेलियर में ये होता है, कोशिश कर रहा होता है पर वो सांस ले नहीं पाता। अगर तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर हम ट्रीटमेंट देखें, वेरी हाई वेंटिलेटरी ड्राइव, तो इसमें क्या होगा? इसमें इसकी कोशिश ज़्यादा है, मतलब ये है कि इसके कोई चीज़ गले में फंसी हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हेमलिच मैनूवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर कोई गले में चीज़ फंस गई है ना तो वो बाहर निकल आएगी। पर अगर ये ड्राइव कम है तो इसमें दूसरी कोजेज़ हो सकती हैं। सीओपीडी हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन देंगे हम इस केस में। और टाइप 1 में हम क्या करेंगे? हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि इसमें एक ही मसला है, हाइपर कैप्निया नहीं है, इस वजह से हम इसमें हाई कंसनट्रेशन देंगे। पर अगर टाइप 2 की बात करें तो इसमें हम लो कंसनट्रेशन देंगे। इसकी वजह हमने ऊपर पढ़ ली है, क्योंकि ओनली ड्राइव इज़ हाइपर कैप्निया। अगर हम ऑक्सीजन को जल्दी से ठीक कर देंगे तो हाइपर कैप्निया की वजह से जो इंसान कोमा में है ये सॉल्व नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ कर देगा। अब इसके बाद अगर किसी को क्रोनिक, मतलब लंबे अरसे से रेस्पिरेटरी फेलियर चल रहा है, मतलब उसे सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक तो करेंगे फिजियोथेरापी, कि अगर उसके अंदर म्यूकस को बिल्डअप हो गया तो वो बाहर निकल आए। ये मोस्टली होता भी सीओपीडी के केस में है। उसके बाद ऑक्सीजन देते रहेंगे, पर स्मॉल अमाउंट, मास्क के ज़रिए। और हमारा एम क्या होगा? हमने O2 का लेवल कितना रखना है? 52 mm ऑफ एच से ज़्यादा रखना है। नॉर्मल कितना होता है? 60 होता है, पर इस केस में हम कितना रख रहे हैं? 52 से हमने ज़्यादा रखना है। और क्या देंगे? एंटीबायोटिक, केसों को इन्फेक्शन ना हो। अगर इन सब से ठीक नहीं हो रहा तो एंड पे क्या हमारे पास ऑप्शन? मैकेनिकल वेंटिलेशन। आज हमने रेस्पिरेटरी फेलियर तक कर लिया है, कल हमने अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करना है।